नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की मशाल को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से मशाल कुमाऊं के कई जिलों में जाएगी। इसके बाद मशाल गढ़वाल के भी कई जिलों में जाएगी। तो आज इसकी शुरुआत हो जाएगी। मशाल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के हाथों में सौंपेंगे और कुमाऊं से गढ़वाल तक ये मशाल घूमेगी। हम आपको बता दें, खिलाड़ियों के हाथ में मशाल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं। नेशनल गेम्स की मशाल को आज खुद पुष्कर सिंह धामी जो खिलाड़ी हैं उनके हाथ में देने वाले हैं और ये कई जगहों पर गढ़वाल के कई जिलों में घूमेगी। वहीं कुमाऊं में भी अलग अलग जगहों पर ये जाने वाली है। हल्द्वानी दौरे पर आज मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान नेशनल गेम की मशाल को आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो नेशनल गेम्स की मशाल को आज हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर खिलाड़ियों को ये मशाल सौंपेंगे। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी और यहां पर कहा जा रहा है कि जो नेशनल गेम्स की मशाल है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। आज खिलाड़ियों के हाथ में ये सौंपा जाएगा। कितने बजे का ये कार्यक्रम है और फिर किस तरह से ये मशाल धीरे धीरे कुमाऊं या गढ़वाल के अलग अलग जिलों में जाने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री तकरीबन 3 बजे यहाँ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है कि वो जो गोलापार में इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है वहाँ पर मशाल जो ये पहुँची हुई है नेशनल गेम्स की, यहीं से शुरुआत होगी आज पूरे उत्तराखंड में। और ये मशाल जो है एक तरीके से पूरे खेलों का, नेशनल गेम्स का किस तरीके का आयोजन हो रहा और ये उत्तराखंड के पिछले 24 साल के इतिहास में पहली बार है कि उत्तराखंड में कोई इस तरीके के बड़े गेम्स हो रहे हों। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसका संदेश दूर दराज तक जाए, इसके लिए खेल विभाग ने एक पूरी रणनीति तैयार की है। और यहाँ से आज जो ये मशाल है, ये जो बैटन है, यहाँ से निकलेगी, फिर अल्मोड़ा होते हुए चंपावत, पिथौरागढ़, इन सब डिस्ट्रिक्ट से होते हुए यह फिर गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में, यहीं से पहाड़ के रास्ते गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करेगी और फिर हरिद्वार से होते हुए फिर वापस ये हल्द्वानी तक पहुँचेगी। जो नेशनल गेम्स के आयोजन है वो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में होने हैं और कई सारे आयोजन स्थल हैं। तकरीबन 31 गेमों को अप्रूवल दिया है नेशनल गेम्स में, 31 गेम्स होने हैं। तो ऐसे में सारे गेम्स की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जितने स्टेडियम्स हैं वो तैयार हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो एक तरीके से कहा जाएगा कि नेशनल गेम्स की जो औपचारिक शुरुआत है उत्तराखंड में आज से हो जाएगी और गांव-गांव तक ये बैटन जो है वो जाएगी। सरकार की यह तैयारी है कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी ये बैटन पहुंचे। तकरीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा यह तय करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है 28 जनवरी को, जब इन नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन होगा। तो उससे पहले पूरे प्रदेश में खेल का एक माहौल बने, खेल का एक संदेश जाए और जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है उसमें खेल की एक अहम भूमिका है और यही सब संदेश लेकर के ये बैटन जारी है। दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि कल भीमताल में एक बड़ी बस दुर्घटना हो गई थी तो और उसके घायल जो है 26 घायल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 1-2 घायल जो है वो निजी हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट किए गए हैं, उनके परिजन उनको वहां लेकर के गए हैं। तो उन घायलों से भी मिलेंगे, उनका हाल भी जानेंगे। कल मुख्यमंत्री ने बहुत ही क्विक एक्शन लिया और उनके निर्देशों के बाद जो एम्स ऋषिकेश की ट्रॉमा की टीम है वो बिल्कुल, तो नेशनल गेम्स के लिए आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं मशाल को और फिर कई जगहों पर ये मशाल जाने वाली है। उत्तराखंड पूरी तरह से नेशनल गेम्स के लिए अब तैयार दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं देहरादून से ही। ये खबर है जहां पर लंबे समय से गायब चल रहे 158 डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 158 डॉक्टर्स को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। खाली पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती अब जल्द ही की जाएगी। भीमताल में हुए सड़क हादसे के घायलों से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में भीमताल के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ था। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही रोडवेज की बस गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें 4 यात्री की मौत हो गई थी, जबकि 25 लोग इसमें घायल हो गए थे। घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
6 घायलों की हालत इस वक्त ज्यादा गंभीर है। सीएम धामी ने मुआवजे का भी कल ही ऐलान कर दिया था। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों के लिए 3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सामान्य घायलों को 15 से 25 हजार की मदद देने का भी ऐलान किया गया। सीएम धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भैया कितने लोग हैं? कितने? भीमताल हादसे के घायलों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर ट्रॉमा की टीम इन घायलों के इलाज में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और सीएम के निर्देश पर ऋषिकेश एम्स से भी ट्रॉमा एक्सपर्ट की टीम हल्द्वानी पहुंची, जो घायलों के इलाज में मदद कर रही है। घायलों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से बेहतर इलाज करने को अब इन लोगों ने कहा है। और बस पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु है इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज़्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। और सभी के साथ में सभी को देखना भी हुआ। डॉक्टरों को ठीक से, मैं समझती हूँ सभी संवेदनशील है। डॉक्टर अपनी ओर से बेहतरीन उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कई लोग हेड इंजरी से हैं, कई बैक इंजरी से हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपनी लोकसभा के दौरे पर है। अनिल बलूनी ने चमोली के सीमांत गांव थुराई थोटा पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना है और स्थानीय लोगों को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस दौरान बलूनी का स्वागत भी बड़े धूमधाम के साथ हुआ। वहीं अनिल बलूनी ने औली का भी दौरा किया और कहा कि औली के अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वो काम कर रही है। बलूनी ने औली से ही देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया से बात की और जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री भी औली का दौरा करेंगे और औली के लिए बड़ी योजना पर काम करेंगे। जो सीमांत क्षेत्र के कई गांव थे उन गांव में भी गया, उन गांव की समस्याओं को भी सुना है और उन गांव की जो दिक्कतें हैं उससे अवगत हुआ और प्रशासन को भी इस बारे में बताया। एक विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे सीमांत गांव हैं उनकी गाँव को की समस्याओं को लेकर भी हम लोग जल्दी ही आगे इसमें और कार्रवाई करेंगे। औली को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए, औली को और बड़ा उसको अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने के लिए आज पूरा उस इलाके का भ्रमण भी किया, वहाँ की चीज़ों को भी समझा और वहीं से जो हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया उनसे बात की। मनसुख भाई मांडविया ने स्वयं ही कहा है कि वो बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर ही वो हमारे साथ यहाँ आएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से सभी चोटियां इस वक्त ढकी हुई हैं। चक्राता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हो रही है। चक्राता के लोखंडी, कनासर, देवबंद सभी जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे जो 707A है वो इस वक्त बाधित है। लोखंडी के आसपास मोटी परत जमी होने के कारण वाहन फंस गए हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए नेशनल हाईवे की टीम लगातार जेसीबी मशीनों के माध्यम से प्रयास भी कर रही है। वहीं बर्फबारी होने से खेती बागवानी के कार्यों से जुड़े किसानों के चेहरों पर इस वक्त रौनक है। लंबे समय से अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसान बागवानों को बर्फबारी होने से अच्छी फसल और फल उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ऐसे में किसान अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और किसान झूमते हुए नजर आए। वहीं क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर को लेकर चक्राता में ज्यादातर होटल इस वक्त काम चल रहे हैं। देखिए, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि वो पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। कुलदीप चौहान चक्राता से उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आप लोग तो वहां पर बर्फबारी का मजा हमेशा लेते रहते होंगे, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा दिन है कि जब वो वहां पर पहुंचे, बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ किसान भी काफी खुश है। बहुत लंबे अरसे के बाद यहां पर इतनी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है।
जी नीलू, बिल्कुल। पहाड़ों में जो इस वक्त जो है पूरी चोटियां बर्फ से ढकी हुई है और चक्राता का मौसम जो है काफी सुहाना इस वक्त हो चुका है। सैलानी भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो चक्राता के ज्यादातर होटल पैक हो चुके हैं और सैलानी हालांकि निराशा इतनी जरूर है कि जो मुख्य बाजार है वहां पर बर्फबारी के तुरंत बाद वहां पर बारिश हुई और वो बर्फबारी पिघल गई और जो अन्य जगह पर जहां पर बर्फबारी है वहां तक पर्यटक असल में पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर अधिक बर्फबारी हुई है। 6 इंच से अधिक वहां पर बर्फबारी हुई है और जो मुख्य जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो भी कहीं ना कहीं बाधित चल रहा है और बड़े वाहनों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन जो टूरिस्ट है उनको लोखंडी में ही रोका जा रहा है। लोखंडी से आगे जो वाहन है वो उन्हीं वाहनों को जाने दिया जा रहा है जो बड़े वाहन है या फिर लोकल वाहन है जिनको वहां पर चलने का उस पर अनुभव रहता है। और ऐसे में जो अब किसान है वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय से इंतजार था बर्फबारी का और बर्फबारी के बाद जो है जो फसलें हैं काफी उसमें पैदावार अच्छी होती है। तो ऐसे में अब किसान भी खुश है और सैलानी भी खुश है। न्यू ईयर को लेकर भी होटल्स पैक चल रहे हैं। अब आसार ये भी जताए जा रहे हैं कि न्यू ईयर में इस बार भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। केदारनाथ, तुंगनाथ धाम, मधमदेश्वर धाम में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई और बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में इस समय चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में कल देर रात तक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई और आज मौसम साफ होते ही बद्रीपुरी काफी सुंदर दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। जय बद्री विशाल। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 2 दिन खूब बर्फबारी हुई और धाम में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गंगोत्री धाम में कितनी ज्यादा बर्फ है। वहीं उत्तरकाशी के मुखबा में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा हर तरफ बर्फ की सफेद चादर से इस वक्त ढका हुआ है और पूरी हर्षिल घाटी इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच औली में पर्यटकों ने क्रिसमस मनाया। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहाड़ों पर। तो वहीं अब 31 और नए साल को लेकर भी पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर लौटी रौनक से स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुश्किल भी बढ़ा रही है। औली जोशीमठ रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे गाड़ियां फिसल रही हैं। वहीं कड़ाके की ठंड में पानी तक जमने लगा है, जिसमें कई गाड़ियां फिसली है। हालांकि जेसीबी भी मौके पर तैनात की गई है, जिससे सैलानियों को कुछ राहत मिल सके। बद्रीनाथ से खबर आई, धाम के कपाट बंद होने के बाद यहां अब लोग नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने अपने जानवरों को बद्रीनाथ धाम में ही छोड़ दिया है और बेजुबान जानवरों की ठंड में हालत खराब है। करीब 20 जानवर बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच फंसे हुए हैं। इनके लिए चारा और पानी तक की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इन जानवरों को निचले इलाकों में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं जानवरों का यात्रा सीजन में इस्तेमाल करने वाले लोग इनसे काम निकल जाने के बाद बेजुबान जानवरों को जमा देने वाली ठंड में छोड़कर चले गए हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते नजर आए हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस जवान कड़ाके की ठंड के बीच वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। पुलिस जवान बर्फबारी में वॉलीबॉल का लुत्फ उठाते नजर आए। पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर है, जिसका आनंद सभी अपने अपने तरीके से ले रहे हैं और ये जवान भी इस ठंड को काबू में करने के लिए इस तरह से वॉलीबॉल खेलते नजर आए। ऋषिकेश में लगे नरेंद्र नगर से खबर है, यहां पर एक घर में सामूहिक रूप से क्रिसमस मनाने पर बवाल मच गया।
सामूहिक रूप से क्रिसमस मनाने की खबर जैसे ही बजरंग दल को पता चली तो बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आयोजक को सिविक परमिशन लेटर दिखाने को कहा और परमिशन लेटर न दिखाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खासा बवाल किया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से बवाल बढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। बजरंग दल का आरोप है कि पहाड़ों में बड़ी संख्या में हिंदू से ईसाई धर्म के कन्वर्जन हो रहा है और इसका ही विरोध यहां पर किया गया। रुड़की में हिंदूवादी संगठनों ने शौर्य दिवस यात्रा निकाली और इस दौरान शहर के चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में साधु संतों सहित कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण किया गया, इसलिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज सभी युवा शक्ति को एक साथ होना पड़ेगा ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला कोटद्वार बेस अस्पताल, एक महिला डॉक्टर और एक महिला तीमारदार के साथ हाथापाई का वीडियो अब यहां पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जब डॉक्टर और तीमारदार के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई, फिर मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हाथापाई डॉक्टर और तीमारदार के बीच में हो रही है। चमोली के डुमक गांव के पैरालाइज मरीज को हेली एम्बुलेंस से गांव तक छोड़ा गया। सीएम धामी के निर्देश के बाद मरीज को हेली सेवा मिली और घर तक मरीज को पहुंचाया गया। डुमक गांव के रहने वाले भवान सिंह का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था और बीमारी ज्यादा गंभीर होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन मरीज की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद परिजनों ने हेली एम्बुलेंस की मांग की और सीएम धामी ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए मरीज को घर तक हेली एम्बुलेंस से पहुंचाया। पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सियासत के सबसे बड़े मुद्दे में शुमार है। ऐसे में सरकार 2026 तक यहां पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन इस दावे पर भी सियासत अब शुरू हो गई है। क्या है पूरा माजरा, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल को बने 5 साल होने को है, लेकिन इन सालों में 65 करोड़ की ये बिल्डिंग सफेद हाथी ही साबित हुई है। बीते कुछ सालों से यहाँ जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाकर इसे चलता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में अब सरकार 2026 तक यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू करने का दावा कर रही है। पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल भी मेडिकल कॉलेज का ही हिस्सा है, जबकि मेडिकल कॉलेज का 70% काम अभी चल रहा है। 2026 में हमको पहला बैच यहाँ शुरू करना है, जैसे अभी हमने हरिद्वार का पहला बैच शुरू किया है, ताकि यहाँ सारी फैसिलिटी मेडिकल की यहाँ पे मिल जाए। इन्होंने हमसे लगभग 380 करोड़ की डिमांड की थी, हमने पूरा पैसा दे दिया है। तो मुझे लगता है कि दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सरकार का दावा है कि कार्यदायी संस्था को कॉलेज के लिए 380 करोड़ की धनराशि दे दी गई है। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज को वजूद में लाने के लिए तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार के दावे को नकार रहा है। असल में अभी भी बेस अस्पताल को ना तो जरूरी डॉक्टर मिल पाए हैं और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हो पाया है। ऐसे में किराए के डॉक्टर्स के सहारे नाम मात्र का बेस अस्पताल चल रहा है, जिससे जिला अस्पताल भी प्रभावित हो रहा है। आज 3 साल से वो बेस अस्पताल को चालू नहीं कर पाए और कहते हैं कि 2026 में मेडिकल कॉलेज तैयार कर लेंगे, और मेडिकल कॉलेज की जमीन आज ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी ट्रांसफर भी नहीं हुई, उसके आदेश नहीं हुए, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा हास्यास्पद बात सरकार करती है। बेस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के नाम पर भले ही राजनीति गरमाई हो, बेस हॉस्पिटल का 100% संचालन होने पर लोगों को बेहतर इलाज मिलता ही साथ ही मेडिकल कॉलेज की राह भी आसान होती। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
बीजेपी पिछले 2 दिन से निकायों में अध्यक्ष पद के दावेदारों पर पैनल डिस्कशन कर रही है। गढ़वाल कुमाऊं मंडल की ज्यादातर सीटों पर नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दावेदारों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी के इंटरनल सर्वे को भी मैच कर रही है। इसके बाद बड़े फैसले हो सकते हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों को मिलाकर 100 नगर पंचायत नगर पालिकाओं के लिए 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले राजनीतिक दलों को अपने अपने कैंडिडेट फाइनल करने हैं। बीजेपी पिछले 2 दिनों से पार्टी ऑब्जर्वर द्वारा लाए गए नामों के पैनल को शॉर्टलिस्ट करने में जुटी है। मंगलवार को कुमाऊं तो बुधवार को गढ़वाल मंडल के निकायों के लिए नाम शॉर्टलिस्ट करने का काम जारी रहा। इस पूरे पैनल डिस्कशन में नाम फाइनल करने के बावजूद बीजेपी लिस्ट जारी नहीं करेगी। बीजेपी पार्टी के इंटरनल सर्वे का भी लिस्ट से मिलान कर रही है। पार्टी के द्वारा एक अंदरूनी सर्वे भी जनता के बीच में कराया गया है, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर में कोई प्रत्याशी हो, जनता की नजर में कोई और हो। तो ये सभी तरह की हमने फीडबैक ली है और उन सभी फीडबैक को हम एक करके उन सबको समराइज करते हुए, उन सबकी आपस में समीक्षा करते हुए, और जो बेहतर कैंडिडेट होगा, जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा, ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्याशी बनाएंगे। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए बीजेपी अलग से कसरत कर रही है। हर नगर निगम पर बीजेपी 3-3 कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट कर चुकी है। पार्टी के इंटरनल सर्वे का भी इसमें एक ऑप्शन रखा गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में नगर निगम प्रत्याशियों की लिस्ट पर डिस्कशन किया जाएगा और फिर इसे हाईकमान को भेजा जाएगा। नहीं, नगर निगम शुरू से ही नगर निगम का जो पैनल होता है वो केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता है और वहीं के वहाँ चर्चा के बाद फिर प्रत्याशी घोषित होते। एक पद्धति है, उस पद्धति को हमने अपना रहे हैं। एक जनता से रायशुमारी, जहाँ हमने कार्यकर्ता रायशुमारी लिए, वो जनता का भी पक्ष जानना आवश्यक होता है। और आज के युग में सर्वे के अनेकों माध्यम है, तो उस माध्यम को भी आधार में बनाया। माना जा रहा है कि नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष के पद के दावेदारों की लिस्ट बीजेपी 26 दिसंबर की देर रात जारी कर सकती है, लेकिन देहरादून जैसे कुछ नगर निगमों के लिए दावेदारों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ कैंडिडेट पहाड़ से हो या मैदानी मूल का, इसे तय करने में भी पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में कांग्रेस में अपने करीबियों को टिकट दिलाना बड़े नेताओं के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि अभी सलाह के साथ तो उम्मीदवार तय किए जाएंगे, लेकिन उम्मीदवार का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सौ शहरों के चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें 11 नगर निगमों पर टिकी हैं। कांग्रेस में मेयर पद के लिए बड़े नेताओं के अपने अपने दावेदार हैं। हर बड़ा नेता चाहता है कि उनके चहेते नेता को टिकट मिले, लेकिन ये काम आसान नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की, श्रीनगर वो नगर निगम है जहां प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियार, भुवन कापड़ी उम्मीदवारी तय होने में मजबूत दखल चाहते हैं। इससे हटकर बड़े नेताओं की सिफारिश नगर पालिका से लेकर वार्ड मेंबर तक चलेंगी, तो कई सीटों पर विधायक भी अपना दखल चाहते हैं। ऐसे में बड़े नेताओं के बीच उम्मीदवारों को लेकर एडजस्टमेंट बड़ा पेच है। जल्द से जल्द जहाँ पर कई उम्मीदवार हैं, जो प्रबल उम्मीदवार हैं, जिनको प्रभावी हैं, जिनका असर भी है, उनके साथ चर्चा उपरांत उन नामों को भी हम फाइनल कर लेंगे। नगर निगम जहाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पर कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी हैं और हम सब मिलकर के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नगर निगम को जीतने का काम करें। कांग्रेस में विधायक के टिकट तक में बड़े नेता सीधा दखल रखते हैं, तो कई बार अपने मुताबिक सीटों के समीकरण बिठाते हैं। ऐसे में जब निकाय का चुनाव हो तो बड़े नेताओं का सीधा दखल तय है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन उम्मीदवार का काबिल होना भी जरूरी है।
कैंडिडेट नहीं, इस बार पार्टी जो है एक होकर चुनाव लड़ेगी। आज भी यहाँ सारे वरिष्ठ आपको दिखाई देंगे और जो जीत रहा है, जिसके फेवर में लोग हैं, जिसने अपनी सेवाएं पार्टी को लंबे समय से दी है, उन्हीं पे जो है विचार। निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने कर्नाटक जाने का प्रोग्राम टाल दिया, जहां 26-27 दिसंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और फिलहाल सभी बड़े नेताओं ने देहरादून में डेरा डाला हुआ है ताकि अपने करीबियों का टिकट पक्का हो सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखेंगे 8 बजे की खबरें।